जय हिंद साथियों, तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, लेकर आया हूं मैं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास आपके लिए, जहां हम बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स की इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। तो देखते हैं पहला एमसीक्यूज आपका क्या है। और ये न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल से पूरे इंटरनेशनल मीडिया में हलचल मची हुई है कि किसी एक्स पीएम को कैसे फांसी की सजा सुनाई गई है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन आएगा बच्चों, वो आएगा विच इंस्टीट्यूशन डिलीवर्ड द डेथ सेंटेंस टू शेख हसीना। आपको पता है शेख हसीना जो बांग्लादेश की एक्स पीएम है, पहले रह चुकी हैं, उन्होंने 5 अगस्त 2024 को रिजाइन कर दिया था। उन्होंने 5 अगस्त 2024 को बच्चों रिजाइन कर दिया था। और किस पॉइंट पे रिजाइन किया था, ऐसा क्या वजह थी? तो एक आंदोलन शुरू हो चुका था बांग्लादेश में रिजर्वेशन को लेकर के। ठीक है, रिजर्वेशन को लेकर के एक आंदोलन शुरू हो चुका था बांग्लादेश में, जिसके खिलाफ स्टूडेंट्स भड़क चुके थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश में 2024 का मेन मुद्दा क्या था या मेन पॉइंट क्या था, तो आप लोग क्या लिखोगे? रिजर्वेशन। ठीक है बच्चों, रिजर्वेशन। तो कुछ स्टूडेंट्स रिजर्वेशन के खिलाफ खड़े हुए, कुछ स्टूडेंट्स रिजर्वेशन के फेवर में खड़े हुए, और इस तरीके से वहां पे दंगे भड़कने लगे। ठीक है, ये सरकार संभाल नहीं पाई, यानी शेख हसीना की सरकार सिचुएशन को संभाल नहीं पाई, और 5 अगस्त 2024 को ये रिजाइन करके देश छोड़ के भाग जाती हैं। देश छोड़ के क्या भाग जाती हैं? इंडिया में ही आती हैं, और अभी फिलहाल ये भारत में ही है। ठीक है, अभी भी इंडिया में ही है, तब से लेकर अभी तक भारत ने इनको शरण दिया हुआ है, आप ये कह सकते हो। अब लेकिन सिचुएशन जो थी बांग्लादेश में तो वैसी ही थी ना, बांग्लादेश में थोड़ी सुधर रही है। अब देखिए हुआ क्या है कि ये जो आंदोलन था हिंसक हो चुका था। हिंसक होने की वजह से वहां पे कुछ मौतें हो चुकी थी विद्यार्थियों की। और हिंसक इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने ही ऑर्डर दिया था कि भैया सिचुएशन को जैसे मर्जी डील करना है वैसे डील करो, मुझे यहाँ पे शांति चाहिए। तो शांति के लिए अपील की जाती है, उनकी बात मानी जाती है, यहाँ पे दंगे नहीं भड़काए जाते हैं। तो इन पे आरोप क्या लगाया गया कि दंगे करवाए हैं इन्होंने, इन्होंने इनह्यूमन एक्टिविटीज कराई है। इस वजह से इन्हें अभी फिलहाल 2025 में फांसी की सजा सुनाई गई है। और किसने सुनाया है, यही आपका सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट डिवीजन, नेशनल जस्टिस बोर्ड। तो करेक्ट आंसर इज बच्चों इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी। इसने सुनाया है कि भैया आपने जो अपना काम किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों की मौत हो चुकी है, और एन मौके पे आप अपना पद छोड़ के भाग गई, जब आपको पूरे देश को संभालना चाहिए था। ठीक है, शेख हसीना 4 बार बन चुकी हैं पीएम, 4 बार ये अपना पीएम का पद संभाल चुकी हैं बांग्लादेश में। और जैसे ही ये भागती हैं रिजाइन करके, तो मोहम्मद यूनुस को पीएम बनाया जाता है। नॉट पीएम, एक्टिंग पीएम कह लीजिए, फिर इंटरिम पीएम। ठीक है, तो उसके बाद एक्टिंग पीएम किसको बनाया जाता है? एक्टिंग पीएम मोहम्मद यूनुस को बनाया जाता है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस को बनाया जाता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और आज की डेट में भी बांग्लादेश का कोई फिलहाल पीएम नहीं है, यही एक्टिंग के तौर पे काम कर रहे हैं, याद रखेगा। अब जो पीएम की हमने बात कर ली, तो एक प्रेसिडेंट की बात ही कर लेते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद शहाबुद्दीन इनका नाम है। ठीक है, याद रखना मोहम्मद शहाबुद्दीन। अब देखिए, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने डेफिनेटली एक्शन लिया है, जिनकी एक्शन की वजह से इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी है। अब शेख हसीना के पास ऑप्शंस क्या है? शेख हसीना के पास 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है बांग्लादेश ने या फिर इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने कि 17 दिसंबर 2025 तक या तो आप बांग्लादेश में आके सरेंडर कर लो। तो इसमें जो डेडलाइन दी गई है बच्चों, वो दी गई है 17 दिसंबर 2025 की। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए 17 दिसंबर 2025 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक मिनट। ठीक है, 17 दिसंबर 2025 तक, ठीक है, या तो आप आके सरेंडर कर दो। और सरेंडर कहां पे करोगे? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश में सरेंडर करोगे, नो डाउट। ठीक है, लेकिन ये शेख हसीना के ऊपर साफ रिस्क है कि यार आपको डेथ सेंटेंस मिला है, आप जाओगे सरेंडर करने के लिए और आपको पकड़ के कहीं डाल दिया गया जेल में, या फांसी की सजा दे दी गई, चढ़ा दिया गया फांसी पे, आप क्या करोगे? तो शेख हसीना को डायरेक्ट थ्रेट है, तो शेख हसीना शायद ये काम ना करे। सेकेंड ऑप्शन शेख हसीना के पास ये बनता है कि इंडिया में ही वो एग्जाइल में रहें। ठीक है, इंडिया में ही वो एग्जाइल में रहें और सुरक्षित रहें, ये भी हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि सर इंडिया क्या करने वाला है इस पॉइंट पे?
तो इंडिया अभी खामोश है, चुप है, देख रहा है कि क्या करेगा। अभी इंडिया के पास ऑप्शन ये है कि या तो इनको लौटा दो, क्योंकि बांग्लादेश ने साफ कहा है कि सर जो हमारा दोषी, जो हमारा कल्प्रिट है, आपके यहाँ पे छुपा है, आपने उसको शरण दी हुई है। अब तो हमने साबित भी कर दिया कि भैया वो कल्प्रिट है, दोषी है, तो आप क्या करो, हमें वापस कर दो उसे। लेकिन इंडिया अभी चुप है, इंडिया ने कोई बयान नहीं दिया है। अब देखना यह है कि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे अपनी छवि बचाने के लिए इनको वापस करता है बांग्लादेश को, या फिर इनको एग्जाइल में इंडिया में ही रखता है। सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे भी न्यूज आएगी मैं आपको बताता चलूंगा। तो फिलहाल ये आपका पहला क्वेश्चन था कि विच इंस्टीट्यूशन डिलीवर्ड द डेथ सेंटेंस टू द शेख हसीना, तो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगले क्वेश्चन में आपको ये देखना बच्चों की गोदरेज एरोस्पेस डिलीवर्ड द इंजन टू विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा एक और चीज, ये इंजन का मैं नाम लिखना भूल गया क्वेश्चन में, इसका विकास इंजन नाम है। क्या नाम है? विकास इंजन। ये आप लोग क्वेश्चन में ऐसे कर लेंगे, ठीक है, विकास इंजन नाम है इसका। क्लियर पॉइंट, विकास इंजन। ठीक है, और ये किसने बनाया है तो आपको ये बताना। अच्छा, विकास इंजन तो है, ये ह्यूमन रेटेड भी है, ये भी बात है, ह्यूमन रेटेड। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो गोदरेज एरोस्पेस डिलीवर्ड द इंजन टू विच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं इस क्वेश्चन को, गोदरेज एरोस्पेस डिलीवर्ड ह्यूमन रेटेड विकास इंजन टू विच ऑर्गेनाइजेशन। आप समझ में आया क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो किसको दिया गया है? डीआरडीओ को दिया गया है, एचएएल को दिया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इसरो को दिया गया है, फिर बार्क को दिया गया है। तो करेक्ट आंसर इज बच्चों इसरो। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ह्यूमन रेटेड विकास इंजन होता क्या है। एक तो विकास इंजन आपको पता ही है, कई बार न्यूज में आप देख चुके हो, विकास इंजन, ठीक है, आमतौर पे सिंपल सा इंजन ही है, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो पॉइंट है ह्यूमन रेटेड, ह्यूमन रेटेड इसका मतलब है ह्यूमन रेटेड। अभी तक देखिए जो भी स्पेसक्राफ्ट हमारे जा रहे थे हमारे स्पेस में, जैसे आप देख लो चंद्रयान 1 2 3 इन सब में, तो इंसान नहीं जा रहे थे, और जो इंसान किसी किसी में चले भी गए हैं तो उनकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं थी कि वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। तो अभी एक ऐसा इंजन बनाया गया है, एक ऐसा इंजन बनाया गया है, किसके द्वारा? गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा, जो कि ह्यूमन रेटेड है। ह्यूमन रेटेड का मतलब जिसमें ह्यूमन बीइंग जाएंगे और सुरक्षित रहेंगे, इस तरीके से उसका पूरा का पूरा चैम्बर बनाया गया है। क्लियर अपन बच्चों? तो विकास इंजन बनाया गया है, विकास इंजन का जो क्वालिटी है वो क्या है? इट इज ह्यूमन रेटेड। और किसने बनाया है? तो गोदरेज, गोदरेज, ठीक है, गोदरेज एरोस्पेस ने बनाया है। ठीक है, अब ये गोदरेज एरोस्पेस क्या है सर? क्योंकि अगर न्यूज में है तो डेफिनेटली सवाल बनते हैं। बिल्कुल बच्चों, ठीक है, तो ये आपका स्पेस की फील्ड में रिसर्च करता है। ठीक है, स्पेस की फील्ड में रिसर्च करता है, जिसको 1985 में बनाया गया था। ये इसरो को बहुत सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करता है, जरूरत पड़ने पे डीआरडीओ को भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन यहां पे फिलहाल आपको इसरो दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो अभी गोदरेज एरोस्पेस जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, उसने ह्यूमन रेटेड विकास इंजन दिया है किसको? इसरो को दिया है। इसरो कब बनाया गया था? इसरो कब बनाया गया था? तो 1969 में बनाया गया था। ऐसे चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। क्लियर बच्चों? तो करेक्ट आंसर इज इसरो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज एक्सरसाइज गरुणा 25 बीइंग होस्टेड। अब एक एक्सरसाइज है गरुड़ा, इसके बारे में हम बात करेंगे। कहां पे कंडक्ट किया जा रहा है? अंबाला एयरबेस यानी हरियाणा, मोंटी डी मार्सन एयरबेस, जोधपुर एयरबेस और पेरिस एयर कमांड स्टेशन। अब देखिए जो गरुड़ा एक्सरसाइज है, ठीक है, जो गरुड़ा एक्सरसाइज है, ठीक है, ये क्या है? ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। दो कंट्रीज मिलकर के, तीन कंट्रीज मिलकर के मल्टी नेशनल जो एक्सरसाइज होती है, उसमें कंट्रीज क्या करती हैं? अपने हथियार लेके आती हैं। जैसे कि एयरफोर्स की बात हो रही है तो ये अपने जेट्स लेके आएंगे और हवाई हथियार लेकर के आएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज इसीलिए किया जाता है क्योंकि युद्ध में जाने से पहले युद्ध की परिस्थितियों से निपट ले हम लोग। हमें पता है ना कि यार युद्ध करने जाने वाले हैं, हो सकता है कभी भी युद्ध हो सकती है, जैसे चाइना के साथ हमारा कभी भी हो सकता है ना। तो यार हम पहले से तैयार रहेंगे ना, तो इसके लिए युद्ध की प्रैक्टिस की जाती है डिफरेंट कंट्रीज के साथ। एक तो प्रैक्टिस हो ही रही है, दूसरा हम अपने हथियारों को भी तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। चाइना हमारे हथियार भी तो देख रहा है, पाकिस्तान हमारे हथियार भी तो देख रहा है, तो इसलिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसे एक्सरसाइज गरुड़ एक्सरसाइज हम लोग किए हैं किसके साथ? ये किसके बीच में होता है? फ्रांस। ठीक है, ये होता है फ्रांस और इंडिया के
बीच में किया जाता है। ठीक है, कई बार ये 2 साल में किया जाता है, कई बार ये 3 साल में किया जाता है। तो अभी ये नहीं है कि एनुअल, बायनियल या फिर कुछ ऐसे किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब दोनों देश मिलकर डिसाइड करेंगे तब ये कंडक्ट कर दिया जाता है। इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। ठीक है, 2003 में शुरुआत हुई थी इसकी, याद रखिएगा। और ये जो 2025 वाला है ये 8th एडिशन। ठीक है बच्चों, ये 8th एडिशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा 8th एडिशन है। अब यहां पे क्या होगा, इंडिया की जो जेट्स हैं वो आएंगे और फ्रांस के जेट्स हैं वो आएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, हवाई हमलों की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे दोनों साथ में मिलकर स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, बात करेंगे कि भैया अगर अटैक होता है तो कौन कौन से प्लान्स हमारे सफल होने चाहिए, कौन कौन से प्लान्स हमारे विफल हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोग किस तरीके से अपनी रणनीति बना सकते हैं, हर चीज पे यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो गरुड़ एक्सरसाइज हो गया 2003 का। ठीक है, में शुरुआत हुई 2025 में 8th एडिशन इसका आपको दिखाई देने वाला है। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए, अब इस बारे में भी सवाल पूछा जाता है कि सर इसमें जो हमारे जेट जाएंगे उनके भी नाम पूछा जाता है क्या? ठीक है, तो बिल्कुल पूछा जाते हैं बच्चों। ठीक है, जो हमारे जेट जाते हैं वो है हमारे सुखोई MKI 30, सुखोई MKI 30। जस्ट मिनट, थोड़ा रेज कर लें। ठीक है, चलिए, क्या आता है ये सुखोई MKI 30, इंडिया की तरफ से क्या जा रहा है? ठीक है, इंडिया की तरफ से क्या जा रहा है? सुखोई MKI 30, ये इंडिया की तरफ से आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। ठीक वैसे ही यहाँ पे आप फ्रांस की तरफ से देख सकते हो। ठीक है, फ्रांस की तरफ से आप देखना C20 ग्लोब मास्टर। ठीक है, ग्लोब मास्टर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है और ये आपका फ्रांस की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये दोनों मिलकर के प्रैक्टिस करेंगे आने वाले जो भी विपरीत परिस्थितियां उसके बारे में। चलिए, ये तो है गरुड़ा। ठीक है, अब ये कहां पे किया जा रहा है? तो फ्रांस में किया जा रहा है और मोंटीडी मार्सन एयरबेस पे किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये बारी बारी होता है, जैसे इंडिया में हुआ, फिर फ्रांस में, फिर इंडिया में, फिर फ्रांस में, अभी फ्रांस में हो रहा है तो अभी अगला इंडिया में होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, मोंटी डी मार्सन एयरबेस। क्लियर पॉइंट बच्चों यहाँ पे। चलिए, अब तो ये तो है, चलिए गरुड़ा। ऐसी और कौन कौन से एक्सरसाइजेस हैं जो कि हम लोग फ्रांस के साथ कंडक्ट करते हैं? तो एक बच्चों हम लोग वरुण करते हैं। ठीक है, वरुणा। ठीक है बच्चों, याद रखना वरुणा, ये हमारी नेवी की एक्सरसाइज होती है। और एक होती है हमारी शक्ति, भी हम लोग परफॉर्म करते हैं। शक्ति किसके साथ परफॉर्म करते हैं हम लोग? ये आर्मी की। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि फ्रांस के साथ हमारा कितना बड़ा एक हमारा टाई अप चल रहा है यहाँ पे। जो थल सेना, जो आपका इंडियन एयरफोर्स, जो आपका आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों के तीनों यहाँ पे आपको इंडल्स दिखाई देंगी। ठीक है, 3 तरीके के एक्सरसाइज हम लोग करते हैं जिसमें हमें तीनों की तीनों सेना यहाँ पे उपलब्ध हो जाती हैं। चलिए अगला, which strategic factor primarily influence India's decision to upgrade Neoma into a full-fledged fighter airbase? ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहां पे एक सवाल क्या आता है, कौन सी ऐसा स्ट्रेटेजिक फैक्टर है प्राइमरली इन्फ्लुएंस द इंडियाज डिसीजन टू अपग्रेड न्योमा इनटू अ फुल फ्लेज फाइटर एयरबेस? यानी भारत के न्योमा को पूर्ण सक्षम फाइटर एयरबेस में अपग्रेड करने के निर्णय को किस रणनीतिक कारण ने मुख्य रूप से प्रभावित किया है? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि न्योमा है क्या। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप ये देखो कि न्योमा है क्या। ठीक है, न्योमा नहीं, इसको मुद न्योमा के नाम से भी जानते हैं, मुद। ठीक है, न्योमा नहीं, इसको हम लोग क्या जानते हैं? मुद न्योमा। याद रखिए, मुद न्योमा। ये क्या है? ईस्टर्न लद्दाख में एक रीजन है। कहां पे है ये? ईस्टर्न लद्दाख। ठीक है बच्चों, ईस्टर्न लद्दाख। ठीक है बच्चों, और ईस्टर्न लद्दाख में एक रीजन है, एक एरिया का नाम है मुद न्योमा, और ये नियर LAC है। ठीक है, नियर LAC है। आपको अच्छी तरह से पता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो ये वो बॉर्डर है जो हम लोग चाइना के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो मुद्नोमा एक जगह है जो कि ईस्टर्न लद्दाख के पास है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से कनेक्टेड है। तो ये जो मुद्नोमा है स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चाइना के बिल्कुल ही पास में है। तो इंडिया ने अभी मुद्नोमा को एक एयरफोर्स स्टेशन या फिर एयरफोर्स बेस बनाने का सोचा है। अब क्यों सोचा है? क्योंकि ये मुद्नोमा जो है हमारे LAC से मात्र और मात्र 23 किलोमीटर दूर है।
ठीक है, कितना 23 किलोमीटर दूर है। और हाइट की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो हाइट तकरीबन तकरीबन आपका 2-3 किलोमीटर के ऊंचाई पर आपको हाइट दिखाई देगा। ठीक है, ये कुछ आई थिंक मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक 1300-1400 कुछ ऐसा मीटर ऊपर आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है बच्चों, याद रखना कुछ ऐसा आप हाइट देख लेना, मतलब हाई एल्टीट्यूड देख लेना। मैं हाई एल्टीट्यूड लिख देता हूं, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड। अब देखिए जो इतनी ऊंचाई पर है कि ये चाइना को इजीली ट्रैक कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, तो हमें यहां पे एक ऐसा एयरबेस बनाने की जरूरत थी जो चाइना पे निगरानी रख सके, और जैसे ही कोई युद्ध की स्थिति बने चाइना पे सीधा अटैक यहां से किया जा सके। तो अभी इंडिया ने क्या किया है, मुद्न्योमा में अपना एयरफोर्स स्टेशन बनाया है या फिर एयरबेस बनाया है, आप ये भी कह सकते हो, जहां पे अब इंडिया अपने एयरक्राफ्ट उतारेगा, जहां पे इंडिया बैठ के अपनी रणनीति तय करेगा चाइना से सीधा टक्कर लेने की। तो नाम याद रखना आपको, मुद्न्योमा कहां पे, ईस्टर्न लद्दाख में, जो आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला बॉर्डर है उससे कनेक्ट करता है। 23 किलोमीटर की दूरी पर है, तो डेफिनेटली यार बहुत पास में है। ठीक है, ऐसा वो नहीं है। और जो रनवे बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा 2.7 किलोमीटर का, बनाया गया है एक्चुअली, नहीं बनाया नहीं जाएगा, 2.7 किलोमीटर का एक्चुअली रनवे बनाया गया है। ठीक है, और 280 करोड़ का इसमें बजट आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब सवाल यह आता है कि सर हम ये एकदम से बना रहे हैं या फिर हमने बहुत पहले से बनाना शुरू कर दिया था, और चाइना ने क्यों नहीं इस पे कोई आपत्ति जताई है। देखिए, चाइना ने इस पे आपत्ति जताई थी, लेकिन 2020 में चाइना से हमारे संबंध 2020 में ठीक ठाक थे, मतलब इतने खराब नहीं थे। तो जो गलवान घाटी का जो पंगा पड़ा था अपना चाइना के साथ, गलवान वैली वाला, तो उसमें क्या किया था अपन ने, ठीक है, यहाँ पे चाइना के साथ सारे संबंध तोड़ दिए थे, यानी कि हमारे फ्लाइट्स नहीं जा रही थी, लेकिन हम लोग मिलिट्री वाले तो करते थे यार, मिलिट्री वाली व्यापार वगैरह सारे रिश्ते हमारे चाइना के साथ बरकरार थे। सिर्फ और सिर्फ जो अवॉइड कर सकते थे हमने वो सब कुछ अवॉइड किया। टिकटॉक वगैरह सब हमने तभी बैन किया था, अगर आपको याद होगा तो चाइनीज एप्लीकेशन सारी 100+ चाइनीज एप्लीकेशन बंद की थी। तो चाइना के साथ हमने सारे सारे अपने रिश्ते तोड़ दिए थे। तो ये जो प्रोजेक्ट है 2020 में ही शुरू होना था, 2020 में ही अनाउंस कर दिया गया था कि भैया ऐसा कुछ प्रोजेक्ट हम लोग लेके आएंगे। किसने किया था, राजनाथ सिंह ने किया था, राजनाथ सिंह ने किया था। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हुई तो 2023 में राजनाथ सिंह ने इसका फाउंडेशन रखा। यानी कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सर ये स्टार्ट कब किया गया था, तो 2023 में स्टार्ट किया गया था, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, जब 2023 में इसको स्टार्ट किया गया था, फिर इस पे ब्लॉक लगा, फिर चाइना के साथ हमारे रिश्ते थोड़े खराब हुए, उसके बाद फाइनली 2025 में आके इसको कंप्लीट कर दिया गया। ये मुद्न्योमा नाम आप लोग याद रखना। तो क्यों बनाया गया था, अब आपके सवाल पे आते हैं। ठीक है, इंक्रीज सिविलियन एयर ट्रैफिक इन लद्दाख, यानी लद्दाख में नागरिक हवाई यातायात का बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश्ड अंडर द उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम की तो बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि उड़ान स्कीम किसके लिए थी, आम नागरिकों के लिए थी। ठीक है, PLA's ट्रूप बिल्ड अप एंड क्लैशेस इन ईस्टर्न लद्दाख इन 2020। ठीक है, 2020 में पूर्वी लद्दाख में PLA की तैनाती और झड़पे। ठीक है, मैंने बताया तो 2020 में ही, ठीक है, इसकी शुरुआत कर दी गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ठीक है, PLA के ट्रूप बिल्ड अप एंड क्लासेज इन ईस्टर्न लद्दाख। ईस्टर्न लद्दाख में चाइनीज आर्मी के साथ हमारे जो क्लासेज हुए थे, उसके बाद हमने इसका डिसीजन लिया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सोशियो पॉलिटिकल शिफ्ट डिड पीएम मोदी हाईलाइट्स एज द की फैक्टर बिहाइंड इंडियाज 2025 विक्ट्री। पीएम मोदी ने 2025 में एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलियंस की जीत के पीछे मुख्य रूप से किस सामाजिक राजनीतिक बदलाव को बताया। देखिए, ये एक सवाल की बात करें तो सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब पॉइंट नहीं क्रिएट कर रहा है ना, कि ठीक क्यों यार, मोदी ने तो कई सारे वादे किए हैं कि भैया मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, ऐसा भी कर दूंगा, ऐसा भी कर दूंगा। तो सर आप फिर ये सवाल क्यों लेके आए हो। ठीक है, सवाल तो वो होना चाहिए ना जो सही में सवाल माइंड में क्रिएट करता हो। तो डेफिनेटली अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये सवाल में क्यों लेकर के आया हूं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, पहला पॉइंट आपको, कौन सा सोशियो पॉलिटिकल शिफ्ट पीएम मोदी ने मारा है। ठीक है, और जो कि की फैक्टर बना है पीएम मोदी के जीतने का। तो डेफिनेटली शिफ्ट मारा है, मतलब कोई ना कोई सोशियो पॉलिटिकल ऐसा फैक्टर रहा होगा पहले जिसको चेंज किया है पीएम मोदी ने। शिफ्ट का मतलब यही है ना। तो देखिए, रिटर्न ऑफ कास्ट कंसोलिडेशन, जाति एकजुटता की वापसी। पीएम मोदी ने जातिवाद पे जो आपका इलेक्शन लड़ा है बिहार का। अच्छा, एक और बात, मैं बिहार की ही बात कर रहा हूं फिलहाल। ठीक है, बिहार की ही बात कर रहा हूं, जहां पे एनडीए जो है ये 202 सीटें लेकर के आई है। ठीक है,
202 सीटें एनडीए की आई है, मतलब पूर्ण बहुमत, पूर्ण भी तो क्या ही कहूं, प्रचंड बहुमत के साथ ये विजयी हुई है। तो मेन कारण क्या रहा, राइज ऑफ एम वाई ब्लॉक यानी कि मुस्लिम यादव ब्लॉक, ट्रांजिशन ऑफ महिला एंड यूथ ड्राइवन मैंडेट, अर्बन ओनली वोटिंग सर्च। ठीक है, यानी कि जाति एकजुटता की वापसी, मुसलमान यादव गुट का उदय, महिला और युवा प्रेरित जनादेश की ओर और सिर्फ शहरी वोटिंग में उछाल। अब देखिए बात करते हैं थोड़ा 1990s की। ठीक है, 1990s की, है ना। उस टाइम पे कौन थे, लालू प्रसाद यादव थे, लालू प्रसाद यादव, जो कि यहाँ पे जाति के ऊपर बहुत राजनीति करते थे, जाति के ऊपर बहुत राजनीति करते थे। तो इन्होंने एक पॉइंट दिया था एम वाई ब्लॉक, एम वाई ब्लॉक अपना वोट पाने के लिए। एम वाई ब्लॉक का मतलब क्या है, मुस्लिम्स और यादव। ठीक है, मुस्लिम यादव ब्लॉक। ठीक है, उन्होंने दिया था मुस्लिम यादव ब्लॉक। किसने दिया था, लालू प्रसाद यादव ने 90s में, ताकि वो मुस्लिमों का और यादवों के वोट को अपनी तरफ कर सके, मुस्लिम और यादव के वोट को अपना सके, अपनी तरफ ले सके। वोट बैंक की राजनीति थी एक तरीके से कह सकते हैं। अब पीएम मोदी ने सेम वही काम किया है, इसको हम लोग माई ब्लॉक बोलते हैं। पीएम मोदी ने बोला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग माई ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो माई ब्लॉक है ना सर, तो मेरा वाला जो माई ब्लॉक है ना, वो क्या है, महिला। ठीक है, महिला एंड यूथ है। आपने लालू प्रसाद यादव, ठीक है, जो लालू प्रसाद यादव कौन सी टीम है, आरजेडी। ठीक है, तो आरजेडी में लालू प्रसाद यादव ने, ठीक है, एम वाई कॉन्सेप्ट अपनाया, यानी कि मुस्लिम यादव ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट अपनाया। एम वाई कॉन्सेप्ट ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनाया, लेकिन उसका मतलब बदल दिया, क्या रखा, महिला एंड यूथ। ठीक है, तो ये जो सोशियो पॉलिटिकल शिफ्ट किया है नरेंद्र मोदी ने, एम वाई टू एम वाई, यानी कि मुस्लिम यादव टू महिला एंड यूथ, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जीत का नरेंद्र मोदी का। ठीक है बच्चों, अच्छा एक और पॉइंट, आपने पलटू राम का नाम सुना ही है। ठीक है, नो डाउट, जितने भी बड़े नेता हो, लेकिन पलटू राम ही इनको कहा जाता है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार, है ना, यही सीएम बनने वाले हैं आने वाले। और ये भाई साहब 10वीं बार शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, 10वीं बार शपथ ग्रहण करेंगे। और ये कई बार 9 बार इस्तीफा दे चुके हैं अपने 20 साल की राजनीति में, तो सबसे ज्यादा इस्तीफा भी इन्होंने दिए हैं और सबसे ज्यादा टाइम बाद इन्होंने ही शपथ ग्रहण किया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द 22nd ऑल इंडिया एनुअल टीडीएस कॉन्फ्रेंस इज प्राइमरीली ऑर्गेनाइज्ड बाय, 22वीं ऑल इंडिया वार्षिक टीडीएस कॉन्फ्रेंस का मुख्य आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जीएसटी काउंसिल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी या नीति आयोग। अब सवाल देखते हैं। ठीक है, कि क्या बोल रहा है, एनुअल टीडीएस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ऑल इंडिया एनुअल टीडीएस कॉन्फ्रेंस। अब ये ऑल इंडिया एनुअल टीडीएस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, क्योंकि सवाल में अगर दिया हुआ है तो डेफिनेटली सर हमारे लिए मैटर करेगा, बिल्कुल मैटर करना भी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो ये होता क्या है, देखिए पहली बात टीडीएस की बात कर लेते हैं। टीडीएस होता क्या है, टीडीएस होता क्या है, टैक्स एट डायरेक्ट सोर्सेज। ठीक है, टैक्स एट या टैक्स डिडक्टेड एट डायरेक्ट सोर्सेज। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट, चलिए, टैक्स डिडक्टेड एट डायरेक्ट सोर्सेज। ठीक है, डायरेक्ट सोर्सेज का मतलब क्या होता है, ठीक है, जहां पे आपकी इनकम जनरेट हो रही है, जैसे कि सैलरी है, वहीं पे सैलरी बन रही है, सैलरी कैलकुलेट करते टाइम ही आपका टैक्स कैलकुलेट कर दिया जाएगा, टैक्स डिडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी आपको इनकम हो रही है, जैसे कि आपको शेयर्स वगैरह से इनकम आने वाली है, ठीक है, मतलब 50 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ तो 50 लाख आपको टीडीएस काट कूट के मिलेगा। ठीक है, तो ये टैक्स डायरेक्ट हो सकता है। तो इसके लिए एक मीटिंग की गई है, कहां पे किया गया है, भोपाल में। ठीक है, कहां पे किया गया है, भोपाल में किया गया है, याद रखना है। ठीक है, और इसका वेन्यू क्या है, तो लेक फ्रंट। ठीक है, लेक फ्रंट होटल है, याद रखना, लेक फ्रंट होटल यहां पर किया गया है। ठीक है, और क्यों किया गया है, अब देखिए क्या है, ये टीडीएस है, टैक्स की बात कर रहे हैं ना हम लोग, टैक्स की बात कर रहे हैं, तो टैक्स का जो स्ट्रक्चर बच्चों, ठीक है, वो चेंज होता रहता है। तो अभी जिस तरीके से एआई का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपना काम कर रही है, उस तरीके से गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यार टैक्स में रिफॉर्म्स करने चाहिए, यानी कि चेंजेस करने चाहिए। तो यहाँ पे टीडीएस के फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में टीडीएस किस तरीके का होगा, कितना परसेंट काटा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, इन सब के डिस्कशन के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक मीटिंग रखी गई है
और वो मीटिंग का नाम क्या है, ऑल इंडिया एनुअल ट्रेडर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि भोपाल में रखी गई है। ठीक है, और कौन रखता है, तो डेफिनेटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस रखता है। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहाँ पे कौन रखेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस रखेगा। ठीक है, अब इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जाहिर सी बात है जो टीडीएस आपका डायरेक्ट टैक्स ही है, जो जो कमाता है वही भरता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स होता है जो कमाए, जो जिस पे लगाया जाए वही भरेगा। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिस पे लगाया जाए लेकिन भरेगा कोई और। लाइक आप देखना, बिस्कुट खरीद तो लिखा रहता है कि एमआरपी 10 रुपए इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। इसका मतलब क्या है, एमआरपी तो 10 रुपए है और उसकी कीमत 8 रुपए थी, सरकार ने 2 रुपए मांग ली, बिस्किट वाले ने 8 रुपए में 2 रुपए जोड़ के हमसे 10 रुपए ले लिए, है ना। तो लगाया कंपनी पे गया तो 2 रुपए उसने हमसे वसूले, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन टीडीएस क्या है, आपका डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। क्लियर अपॉन यहाँ पे। चलिए, अब यहाँ पे सीबीडीटी की बात करें, सीबीडीटी ही ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवा रहा है। तो सीबीडीटी के जो चेयरमैन है उनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चेयरमैन है उनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है रवि अग्रवाल। ठीक है, नाम क्या रखेंगे आप लोग, रवि अग्रवाल। ठीक है, यानी कि इन्हीं के अंडर में हर चीज यहाँ पे किया जा रहा है, रवि अग्रवाल। क्लियर अपॉन यहाँ पे। चलिए, और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन किसने किया है। ठीक है बच्चों, इनका उद्घाटन किसने किया है, श्री ललित कृष्ण जी ने किया है। श्री ललित कृष्ण जी ने किया है, श्री ललित कृष्ण जी ने इनका उद्घाटन किया है। क्लियर अपॉन यहाँ पे, याद रख लिया। और ये ललित कृष्ण जी सीसीआईटी के चेयरमैन है। ठीक है, सीसीआईटी के चेयरमैन है। तो याद रख लीजिएगा, 22nd एनुअल टीडीएस कॉन्फ्रेंस किया गया भोपाल के अंदर में, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने किया है। उद्घाटन किसने किया है, श्री ललित कृष्ण जी ने किया है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन की बात करें तो रवि अग्रवाल जी इनके चेयरमैन हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो शिफाली वर्मा वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच स्टेट बॉडी। अभी देखिए, शिफाली वर्मा जो फीमेल क्रिकेटर का भी आपने वो वर्ल्ड कप देखा, ठीक है, तो शिफाली वर्मा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, शिफाली वर्मा, बड़ी ही इनकी रोचक कहानी है। जहां आपने देखा होगा, तो जैसे ही ये हमारा वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर में आ जाता है तो शोर मच जाता है और सारे जो प्लेयर्स हैं उनकी जो बायोग्राफी शॉर्ट्स की फॉर्म में इसी आने लग जाती है। तो शिफाली वर्मा हरियाणा की हैं और हरियाणा में ये खेलने के लिए कहा जाता है, इन्होंने अपने बाल तक कटवा दिए। इनके पिताजी ने ये कहा कि भैया मेरी बेटी जो है किसी ना किसी तरीके से तो खेलेगी, चाहे वो लड़कों के साथ ही क्यों ना खेले। ठीक है, तो ये हरियाणा की रहने वाली है और इन्होंने वर्ल्ड कप जो था, ठीक है, फीमेल वर्ल्ड कप जो था, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इंडिया जीत चुका है, आपको पता है, फीमेल वर्ल्ड कप। ठीक है, तो इन्हें अभी किसी स्टेट की जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो कौन सा स्टेट, सिंपल सी बात है, हरियाणा के हैं तो हरियाणा से होगा। लेकिन हरियाणा की कौन सी अथॉरिटी का, हरियाणा स्पोर्ट्स अथॉरिटी, हरियाणा स्टेट वुमेन्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड हरियाणा क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बच्चों, ठीक है, हरियाणा स्टेट वुमेन्स कमीशन। ठीक है, हरियाणा स्टेट वुमेन्स कमीशन। ठीक है, स्टेट वुमेन्स कमीशन। ठीक है बच्चों, कमीशन, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या होता है, इस बॉडी की एक तरीके से पहचान बन गई है शिफाली वर्मा, आप ये कह सकते हो। ठीक है, यानी अब जो भी डिसीजन होंगे, जो जो कि एडवर्टीजमेंट वगैरह से लेकर के, डिसीजन वगैरह से लेकर के, जो मेन रोल होगा अभी शिफाली वर्मा का यहाँ पे दिखाया जाएगा। क्लियर अपन बच्चे यहाँ पे। तो हरियाणा स्टेट वुमेन्स कमीशन, अच्छा, हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन कब बनाया गया था, तो 1999 में बनाया गया, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों, कोई बात नहीं, चलो आगे देख लेते हैं। ठीक है, चंद्रयान 4 इंटेंड्स टू मेक द इंडियाज फोर्थ नेशन इन विच कैपेबिलिटी। ठीक है, अभी देखो हम लोग चंद्रयान 4 की बात कर रहे हैं, है ना, चंद्रयान 4। तो चंद्रयान 4 जो है हमारा 2028 में जाने का हमने प्लान किया है। ठीक है, चंद्रयान 4 कब जाएगा हमारा, चंद्रयान 4 जो है हमारा बच्चों, ठीक है, कब जाएगा, 2028 में जाने वाला है स्पेस में। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये उन 4 देशों में शामिल हो जाएगा, किस क्वालिटी के बाद, 4 देशों में शामिल हो जाएगा। तो पहले 3 देश कौन है, पहले उनके बारे में भी देख लेते हैं। एक तो आपका ऑफ कोर्स यूएसए है, उसके बाद आप रशिया की बात करोगे और तीसरा आपका चाइना है। ठीक है, चाइना है।
ये 3 देशों के बाद भारत चौथा देश बनने वाला है। किस चीज में, यही आपको बताना है, ठीक है। लूनर लैंडिंग, भाई लूनर लैंडिंग तो पहले ही कर चुका है इंडिया, ठीक है। मैन्ड लूनर मिशन, ठीक है, मैन्ड लूनर मिशन ये तो आपका 2027 में पूरा होने वाला है गगनयान के जरिए, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। सैंपल रिटर्न फ्रॉम द मून, ठीक है, सैंपल रिटर्न फ्रॉम द मून ये हो सकता है और यही आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि चंद्रमा से सैंपल लेकर वापस आने की क्षमता। अभी देखिए हमने भेजा तो है, चंद्रयान 3 तक गया है, लेकिन चंद्रमा से सैंपल वापस नहीं आई है, तस्वीरें वापस आई हैं। सैंपल का मतलब वहां की मिट्टी उठा के लेके आया, इसको हम लोग सैंपल बोलेंगे, ठीक है। तो इंडिया वो चौथा देश बन जाएगा 2028 में जो कि मून के सरफेस से क्या उठा के लाएगा, ठीक है, सैंपल उठा के लाएगा। और किस चीज के सैंपल उठा के लाएगा, मिट्टी के सैंपल उठा के लाएगा, ठीक है, मिट्टी के सैंपल। और फिर उस बेस पे चर्चा होगी, फिर उस बेस पे बात की जाएगी कि हाँ मून का सरफेस कैसा है, रिसर्च वगैरह की जाएगी आगे, ठीक है। फिलहाल आपका पॉइंट यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, ठीक है, कि जो चंद्रयान 4 2028 में हम लोग भेजने वाले हैं और काम जिसका शुरू हो चुका है, और इसके बाद वो चौथे देश में शामिल हो जाएगा जो कि मिट्टी लाने में सफल होगा। और चंद्रयान 3 तक हम ऑलरेडी भेज चुके हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सैंपल रिटर्न फ्रॉम द मून, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीआई certification of Ambaji marble can directly boost which of the following economic sector the most। अभी देखिए एक जीआई टैग मिलता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, जीआई सर्टिफिकेशन। एक अंबाजी मार्बल है, ठीक है, एक अंबाजी मार्बल है, एक तरीका मार्बल मतलब पत्थर जो घरों में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है, जो हमने अलग अलग मंदिरों में इस्तेमाल किए हुए हैं, तो ये मार्बल है। तो एक मार्बल है, ये गुजरात का है, ठीक है, ये गुजरात का एक मार्बल है, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों, ये गुजरात का एक मार्बल है। और इस मार्बल को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। अब जीआई टैग क्या होता है ये देख लेते हैं। जीआई टैग क्या होता है, जीआई का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है बच्चों, ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है सर, ठीक है, देखिए तो इसका ये मतलब होता है बच्चों कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा सामान हो, कोई ऐसी वस्तु है, वो खाना पीना साड़ी वाड़ी कुछ भी हो सकता है, वो उस क्षेत्र की पहचान है, उसको जीआई टैग दिया जाता है ताकि डुप्लीकेसी ना हो। जैसे कि मान लीजिए मैं बनारस की साड़ी की बात कर रहा हूं, तो बनारस की साड़ी बनारस की पहचान है ना भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ पे लोग अलग अलग शहरों में बनारसी साड़ी बेच रहे हैं लेकिन डुप्लीकेट बेच रहे हैं, तो इससे रिस्पेक्ट किसकी खराब हो रही है, पहचान किसकी खराब हो रही है, ऑथेंटिसिटी किसकी खराब हो रही है, बनारसी साड़ियों की। अब जो लोग लोकल मार्केट से खरीदेंगे वो क्या सोचेंगे, अरे यार बनारसी साड़ी ऐसी होती है, हमने तो ऐसा सुना था, कितना फेंकते हैं लोग, कितना गप्पे हाँकते, तो ये रिस्पेक्ट जाती है ना भाई साहब, ठीक है। तो बनारसी साड़ी को एक जीआई टैग दे दिया गया है कि भाई ओरिजिनल बनारसी साड़ी सिर्फ और सिर्फ कहां की है, बनारस वाली ही है, याद रखिएगा, क्लियर। जैसे दार्जिलिंग की चाय पत्ती की हम बात कर लेते हैं, मिथिला के मखानों की बात कर लेते हैं, इस तरीके से जीआई टैग्स दिए जाते हैं उस एरिया की, उस ज्योग्राफिकल रीजन को हम लोग एक पहचान देने के लिए, और उस ज्योग्राफिकल रीजन में जो सामान है उस सामान को पहचान देने के लिए, क्लियर है पॉइंट। तो अभी गुजरात का जो अंबाजी मार्बल है इसको जीआई टैग मिल चुका है, ये बात आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए अब इसका पॉइंट क्या है, क्यों दिया गया है। अब देखिए पहले तो ये आपको 1200 से और 1400 साल पुरानी है, ठीक है, पहला पॉइंट। और ये बिना पॉलिश के 100-150 साल विदाउट पॉलिश चल सकता है, ठीक है, विदाउट पॉलिश ये काम कर सकता है, यानी बिना देख रेख के काम कर सकता है। अयोध्या का जो राम मंदिर है, ठीक है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, अयोध्या का राम मंदिर में इसको इस्तेमाल किया गया है, और बहुत सारे मंदिर में इसको इस्तेमाल किया गया है। और अगर आप लोग देखोगे ना तो ये तकरीबन 12-14 साल ये वही समय है जब दिलवारा का जो जैन टेम्पल है ना वो बनाया गया था, ठीक है बच्चों, किसका, दिलवारा का जैन टेम्पल बनाया गया था, ये वही टाइम है, दिलवारा का जैन टेम्पल बनाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है, ये वही समय है। तो इस दिलवारा के जैन टेम्पल में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, यानी कि शाइनिंग की बात कर लें, मजबूती की बात कर लें, कम मेंटेनेंस की बात कर लें, तो हर तरीके से काफी ज्यादा यूजफुल है। इस वजह से गुजरात के अंबाजी मार्बल को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, ठीक है। अब ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने से क्या हो गया, अब इंटरनेशनल मार्केट बढ़ जाएगी,
ठीक है, अंबाजी मार्बल की इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि क्वालिटी का पता चल गया ना भैया कि गुजरात में ही मिलता है अंबाजी मार्केट। आप लोकल से नहीं खरीदो, लोकल से कहीं जैसे दिल्ली के लोकल मार्केट में बिक रहा है, महाराष्ट्र के लोकल मार्केट में बिक रहा है, तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब भी मार्बल खरीदना है और अंबाजी मार्बल तो गुजरात जाना है, ये कंफर्म किया गया। इंटरनेशनल मार्केट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को फायदा होगा, जॉब क्रिएट होगी, उतना ही ये आपका जो इकोनॉमी डेवलप होगी गुजरात की, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या याद रखना है, ठीक है, जीआई टैग दिया गया अंबाजी मार्बल को। अब इससे कौन सा सेक्टर बूस्ट होगा, ये आपका सवाल था। तो फिशरीज, भाई फिशरीज का तो कोई लेना देना ही नहीं है। स्टोन हैंडीक्राफ्ट एंड टेम्पल आर्किटेक्ट डेफिनेटली, ठीक है। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग, दवाइयों को कोई लेना देना है। रिन्यूएबल एनर्जी नहीं बच्चों, ठीक है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टोन हैंडीक्राफ्ट एंड टेम्पल आर्किटेक्ट वाला जो सेक्टर है वो बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं में इनका इस्तेमाल होता है अंबाजी मार्बल्स का, ठीक है बच्चों। नाउ अगला क्वेश्चन, अमृत फार्मेसीज आर मैनेज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। अमृत फार्मासिस्ट जो है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज करती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अमृत फार्मेसीज है क्या। अमृत फार्मेसीज है क्या, सबसे पहले तो ये देख लो, ठीक है। अब देखिए, गवर्नमेंट ने 2015 में ये सोचा, गवर्नमेंट ने 2015 में ये सोचा कि यार लोगों को ना सस्ती दवाइयां मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए, सस्ती दवाइयां मिलनी चाहिए, ठीक है। सस्ती दवाइयां मिलनी चाहिए, सस्ते मेडिकल इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए, ठीक है बच्चों, मेडिकल इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए। अब देखिए, इलाज की वजह से लोग मर जाते हैं, इलाज इलाज नहीं मानने की वजह से लोग मर जाते हैं। इलाज नहीं हो पा रहा है, समय पे दवाइयां नहीं मिल रही हैं। क्यों नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हैं दवाइयां, ठीक है। तो यहाँ पे 2015 में एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमृत फार्मेसी, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, अमृत फार्मेसी, ठीक है, याद रखना, अमृत फार्मेसी। हमने एक प्रोग्राम चलाया था अमृत फार्मेसी, ठीक है। अब अमृत फार्मेसी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, याद रख लेना, ठीक है। अफोर्डेबल, अफोर्डेबल मेडिसिन्स एंड रिलायबल, रिलायबल इम्पेंस, ठीक है, इम्प्लांट्स, ठीक है। क्या हो गया आपका, अमृत, ठीक है, फॉर ट्रीटमेंट, फॉर ट्रीटमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है, कि अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी, रिलायबल इम्प्लांट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है बुखार सर्दी छोटी छोटी बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों का भी जिक्र किया गया। 2015 में शुरू किया गया था और अभी 2025 आ चुका है, ठीक है। तो 10 साल इसके पूरे हो चुके हैं। तो 10th एनिवर्सरी अभी इसकी मनाई गई है, ठीक है बच्चों। 10th एनिवर्सरी जब इसकी मनाई गई है, तो किसने इसको लीड किया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है, जेपी नड्डा साहब की बात करें, ठीक है, क्या नाम है इनका, जेपी नड्डा साहब ने इनको लीड किया है, ठीक है। जेपी नड्डा साहब ने इनको लीड किया है, याद रखना, ठीक है। और ये पूरा पूरा सिस्टम को मैनेज करने के लिए चैन की जरूरत पड़ेगी। तो चैन किसकी है, हिल, या फिर नॉट हिल, HLL लाइफ केयर लिमिटेड, HLL लाइफ केयर लिमिटेड जो है, ठीक है, इसको डील करता है, ठीक है बच्चों। HLL लाइफ केयर लिमिटेड, HLL लाइफ केयर लिमिटेड, यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो फिर से मैं एक बार बताता हूं, अमृत फार्मेसीज एक ऐसा योजना थी जिसमें लोगों को सस्ती दवाइयां और सस्ते मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट किया गया था, और 2015 में स्टार्ट किया गया था, जो जिससे कि आम जनता भी अपने इलाज करवा सके। और कौन मैनेज करता है इसको, HLL लाइफ केयर लिमिटेड इसको मैनेज करता है। और 10 साल इसके पूरे हो चुके हैं, इसलिए ये काफी ज्यादा आपको लाइट में दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में फिर से कुछ नए सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखेंगे आप लोग। जय हिंद।